हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास सागर में। आज का टॉपिक है हमारा एंशिएंट इंडियन कल्चर्स एंड पॉटरी ट्रेडिशंस। कल हमने इसका पार्ट 1 कवर किया और आज के इस लेक्चर में ये हमारा पार्ट 2 है। इसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। ये सब हमने कल कर लिया है और अब आज इसके आगे की बात करेंगे। देखते हैं कि कल हमने कहाँ तक कवर किया था। ये सब आहार का नाम और उसके टाइम पीरियड के बारे में बात हो गई थी लास्ट में। यहाँ तक कल हमने कवर कर लिया था और अब चलते हैं आज इसके आगे जो कि हमारा पार्ट 2 है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आहार के जो एक्सकेवेटर हैं और जो कल्चरल फेजेस रहे हैं उसके बारे में। आहार का जो सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ वो 1953 में ए के व्यास ने करा था। ए के व्यास ने, जिनका पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। ए के व्यास ने 1953 में आहार का सबसे पहले एक्सकेवेशन करा। उसके बाद 1954 से लेकर के 1956 के बीच में आर सी अग्रवाल ने और 1961-62 में एच डी सांकलिया ने यहाँ का एक्सकेवेशन करवाया। इसके एक्सकेवेशन में जो सबसे खास बात मिली वो ये है कि आहार जो कल्चर था उसके 15 कल्चरल फेजेस मिले हैं एक्सकेवेशन से। ये सबसे इम्पोर्टेंट आहार कल्चर के बारे में बात है। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या वहाँ से एविडेंस मिले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आहार से 6 कॉपर कॉइन्स मिले हैं, 3 मोहरें या 3 सील्स, एक ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ एक कॉइन मिला है, गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा ये मिले हैं। ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। 6 मुद्राएं या जिसे 6 कॉपर कॉइन्स कह लीजिए, 3 सील्स, फिर उसके बाद ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ एक कॉइन, गेहूं, चावल और ज्वार और इसके साथ साथ बाजरा। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक हैंड मिल मिली है, यानी कि जो पैरों से चलने वाली आटा पीसने की जो चक्की होती थी वो मिली है। फिर उसके बाद मिला है हमको रसोई घरों में सिलबट्टे, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं उससे मिलते जुलते सिलबट्टे मिले हैं। स्पिनिंग व्हील्स मिले हैं, यानी जो चरखे होते हैं सूत काटते हैं जिससे, वो चरखे। और कॉपर लैंप मिला है, और वो मिट्टी मिट्टी के भी लैंप मिले हैं और कॉपर के भी लैंप मिले हैं, और उसके साथ साथ आयरन के भी आइटम्स मिले हैं। आयरन आइटम्स ये सब हमको मिले हैं आहार से, लोहे की वस्तुएं। इसके आगे चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। आहार से हमको एक टेराकोटा बुल मिलता है जिसको बेनेसियन बुल भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है। ये जो फिगर है ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि टेराकोटा बुल ये कहाँ से मिलता है, तो आहार कल्चर से हमको मिलता है। ये हमको बिल्कुल एकदम याद रखना होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आहार से हमें अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े मृद भांड मिले हैं, जिसको जार बोलते हैं। बड़े जार मिले हैं, और उनको जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता था, गोरे, गोरे और कोट। इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, गोरे एंड कोट, गोरे एंड कोट। ये बड़े जार हुआ करते थे जो अनाज रखने के काम में आते थे। अब इसके बाद आयरन के कुछ एविडेंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर बात करें तो लोहे का जो यूज हुआ उसका जो ओल्डेस्ट एविडेंस है वो आहार से ही मिलता है, ऐसा माना जाता है। एच डी सांकलिया, जिन्होंने 1961 61-62 में आहार का एक्सकेवेशन किया, उनके अकॉर्डिंग आहार में छोटे स्टोन टूल्स नहीं मिले हैं। स्टोन टूल्स नहीं मिले हैं, छोटे स्टोन टूल्स।
लेकिन कॉपर के टूल्स बहुत मिले हैं। कॉपर के जो टूल्स हैं, तांबे के उपकरण, वो बहुत मिले हैं। और ऐसा सांकलिया कहना है कि मेटलर्जी, या जिसे हम धातु कर्म बोलते हैं, आहाड़ के लोगों को मेटलर्जी की नॉलेज थी। और फिर वहाँ की जो हम कुल्हाड़ियाँ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ में आहाड़ में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ कम ही मिली हैं, या नहीं के बराबर ही उसको मान के चलते हैं। अब चलिए, यहाँ आहाड़ के बाद अब हम बात करेंगे गिलुंद की। गिलुंद जो हमारी साइट है, वो है राजस्थान में। राजस्थान के राजसमंद जिले के पास बनास नदी है, उसके किनारे ये स्थित है गिलुंद। इसका एक्सकेवेशन 1959 और 1960 में बीबी लाल के डायरेक्शन में हुआ, जो कि एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं। उनके डायरेक्शन में यहाँ का एक्सकेवेशन हुआ। जब हम गिलुंद की बात करते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम चालकोलिथिक देखते हैं, चालकोलिथिक एज में, तो हम ऐसा देखते हैं कि मोस्टली साइट जो है वहाँ पे पकी हुई ईंटों का यूज नहीं हुआ है, या बहुत कम हुआ है। लेकिन गिलुन जो है, वो इकलौती ऐसी साइट है, इकलौती ऐसी चालकोलिथिक साइट है जहाँ जो भवन और जिन मकानों का निर्माण हुआ है, उसमें पकी हुई ईंटों के एविडेंसेस मिले हैं। तो इसलिए गिलुन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। गिलुंद, बालाथल और ओजियाना, इसके बारे में बात करते हैं। 1500 बीसी में हम देखेंगे कि गिलुंद में जो मकान हुआ करते थे, वो कच्चे मकान थे, जबकि आहाड़ में पत्थर के मकान थे। गिलुंद जो है वो आहाड़ कल्चर का लोकल सेंटर हुआ करता था। और गिलुंद में हमें एक इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री हमको गिलुंद में देखने को मिलती है। उसके बाद फिर उदयपुर में जो बालाथल है उसकी बात करेंगे। ये भी हमारा राजस्थान में ही है, उदयपुर। इसकी खोज 1962-63 में वीएन मिश्रा ने की, और इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था वो हुआ 1993-94 में। ये जो ये सबसे नई चालकोलिथिक साइट है, सबसे नई चालकोलिथिक साइट है ये। और यहाँ से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, वो एक फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर का एविडेंस मिलता है, इसको हम दुर्गनुमा भवन बोलते हैं। या जो कुष्ठ रोग है उसके शुरुआती जो एविडेंसेस है, वो हमें यहीं उदयपुर बालाथल से मिले हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मालवा कल्चर की बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1700 बीसी से 1200 बीसी तक। मालवा संस्कृति जो है वो आहाड़ कल्चर के बाद आई। और मालवा जो कल्चर है हमारा, उसकी जो स्पेशलिटी है, जो सबसे खास बात है, वो है उसकी पॉटरी। मालवा कल्चर की पॉटरी ही उसकी पहचान थी। और ये जितने भी चालकोलिथिक कल्चर जो रहा है, उसमें जो जितने भी चालकोलिथिक पॉटरीज रही हैं, उसमें सबसे अच्छी पॉटरी जो मानी जाती है, फाइनेस्ट पॉटरी जो होती है, वो मालवा की पॉटरी को ही माना जाता है। मालवा कल्चर से हमें स्पिनिंग व्हील्स मिले हैं और वर्ल्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मालवा कल्चर के जो लोग थे, वो चरखे से और कताई बुनाई से फैमिलियर थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मालवा कल्चर के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखें, तो उसमें गुनगेरिया जो कि एमपी में है, गुनगेरिया जो मध्य प्रदेश में है, वहां से हमें सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है। यानी कि जो कॉपर होर्ड है, वो सबसे बड़ी जो हमें मिला है, वो गुनगेरिया एमपी से मिला है। उसके बाद जो कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मालवा कल्चर रहा है वो हमारा मेनली सेंट्रल इंडिया
सेंट्रल इंडिया में, और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में रहा है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स थी उसकी बात करें तो माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नवदा टोली, नारदी, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स रहे हैं। नवदा टोली कहाँ है आपका? ये भी एमपी में ही है। मालवा कल्चर के बारे में हमें डिटेल से मध्य प्रदेश का खरगोन डिस्ट्रिक्ट के नवदा टोली से ही पता चलता है। नवदा टोली और माहेश्वर, ये जो साइट्स हैं यहाँ से हमें मालवा कल्चर के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। अब नवदा टोली के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी करा कि ये जो नवदा टोली है ये मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता था चालकोलिथिक कल्चर को। यहाँ का जो एक्सकेवेशन है वो किया डेक्कन कॉलेज जो कि पूना में है, उसके प्रोफेसर एच डी सांकलिया ने। हमने पहले देखा था कि एच डी सांकलिया ने ही आहाड़ का भी एक्सकेवेशन किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नवदा टोली है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चालकोलिथिक की जो साइट्स रही हैं उसमें ये लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट रही है नवदा टोली। और नवदा टोली से ऑलमोस्ट सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। जितने अनाज नवदा टोली से मिले हैं उतने किसी भी और साइट से नहीं मिले हैं। तो ये जो बात है ये आपको याद रखनी होगी। अब इसके आगे हम चलेंगे तो नवदा टोली की जो पॉटरी है उसके बारे में और कायथा कल्चर के बारे में बात करेंगे। नवदा टोली की जो विशेषता है वो ही इसकी पॉटरी है। नवदा टोली की पॉटरी जो है वो इसकी विशेषता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ की जो पॉटरी होती थी वो पेंटेड होती थी और ब्लैक एंड रेड, पेंटेड ब्लैक और रेड पॉटरी नवदा टोली की विशेषता थी। इसको मालवा मृदभांड भी बोला जाता था, यानी कि मालवा वेयर, क्योंकि यही मालवा कल्चर की पहचान हुआ करती थी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उज्जैन में, उज्जैन भी जो है वो भी आपका एमपी में है। उज्जैन में छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित जो कायथा है उसका एक्सकेवेशन 1965-66 में वीएस वाकनकर ने किया। और ये जो कायथा जो हमारी साइट है वो मालवा कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी, इसी वजह से इसको कायथा कल्चर भी कहा जाता है। अब कायथा कल्चर जो है उसके बारे में कुछ बात करते हैं और वहां से जो कुछ हमें एविडेंस मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। कायथा कल्चर में हमें प्री हड़प्पा और फिर हड़प्पा के बाद का जो कल्चर था ये दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। कायथा जो है वो हमारी सबसे ओल्डेस्ट ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। मतलब कि सबसे अर्लीस्ट जो चालकोलिथिक कल्चर है वो कायथा रहा है। इसके बाद अगर क्रोनोलॉजिकली हम देखें तो सीक्वेंस ये बनता है सबसे पहले कायथा, फिर आहार, या जिसको हम आहाड़ तब से बोल रहे हैं। आहाड़ के बारे में हमने पहले अभी पढ़ाई भी कर लिया है। फिर उसके बाद मालवा और फिर सबसे लास्ट में जॉर्वे। फिर हम देखते हैं कायथा में हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं। कायथा में एक घर में हमें तांबे के 29 कंगन, 29 कंगन, कॉपर के 29 बैंगल्स, 2 एक्सेस यानी कि 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक नेकलेस मिला है जो कि 40,000 माइक्रोबीट्स स्टेटाइट का बना हुआ, 40,000 माइक्रोबीट्स का वो एक नेकलेस मिला है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद कुछ फोर्टिफाइड जो बस्तियां हैं, किलेबंद बस्तियां, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि मालवा, फिर सेंट्रल इंडिया की जो कायथा थी जो कि उज्जैन में हमें मिला है, और एरण जो ये भी सागर एमपी में है,
ये जो बस्तियां हैं ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड की सबसे ओल्डेस्ट बस्तियां रही हैं, और ये सारी फोर्टिफाइड हैं, यानी कि किलेबंद हैं। और फिर जो पश्चिमी महाराष्ट्र की हमें जो बस्तियां मिलती हैं, क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो बाद की मालूम पड़ती हैं। फिर आता है हमारे जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे कल्चर का टाइम पीरियड 1400 बीसी से 700 बीसी तक रहा है। जॉर्वे का जो अ, क्षेत्र था उसकी अगर हम बात करें, तो जो मॉडर्न महाराष्ट्र है, पूरा मॉडर्न महाराष्ट्र जो जॉर्वे कल्चर का था वो उसका एरिया था। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन थे, वो थे विदर्भ विदर्भ और कोंकण। तो विदर्भ और कोंकण को छोड़कर जो बाकी पूरा मॉडर्न महाराष्ट्र है वो जॉर्वे कल्चर का एरिया था। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि अहमदनगर में जॉर्वे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश जो कि नंदुरबार में है, और नासिक, ये जॉर्वे कल्चर के इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जॉर्वे कल्चर की खास बात क्या है, जॉर्वे कल्चर की विशेषता क्या रही है। तो हम देखते हैं कि जॉर्वे जो कल्चर था वो दक्षिण में नवपाषाण उसमें क्या था कि जो साउथ के नियोलिथिक कल्चर है, यानी कि नवपाषाण नियोलिथिक कल्चर जो था उसके भी एलिमेंट्स उसमें मौजूद थे। ये उसकी खास बात थी। हम देखते हैं कि जो जॉर्वे कल्चर रही है वो रूरल थी, वो ग्रामीण कल्चर था, ग्रामीण संस्कृति थी। उसके बाद भी उसकी कई बस्तियां ऐसी थी जो कि अर्बनाइजेशन के एज तक पहुंच गई थी ऑलमोस्ट। जैसे उसमें हम देखते हैं कि दैमाबाद और इनाम गांव ये एक फेज तक पहुंच गई थी अर्बनाइजेशन के लिए, जबकि बाकी जो पूरी जॉर्वे कल्चर थी वो हमारी रूरल थी। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि चालकोलिथिक कल्चर की जो शुरुआत है वो सावल्दा कल्चर से हुई है। सावल्दा कल्चर से इसकी शुरुआत हुई है, जिसको इसका फर्स्ट फेज भी कहा जाता है। S. A. अली जो थे उन्होंने इस चीज को नोटिस करा, उन्होंने इस चीज को प्रकाश में भी लाया। और ये जो सावल्दा है वो धुले जिले में तापी बेसिन में है। अब इसके बाद हम जॉर्वे की कुछ साइट के बारे में बात करेंगे, और उस टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जॉर्वे जो हमारा स्थल है वो महाराष्ट्र में गोदावरी की एक सहायक नदी जो है उसके किनारे पर स्थित है। 1950 और 51 में 1950-51 में HD सांकलिया और SB देव के डायरेक्शन में इस अ, इसका एक्सकेवेशन हुआ। HD सांकलिया और SB देव के डायरेक्शन में। यहाँ से हमको सेटलमेंट की जो हायरार्की है वो देखने को मिलती है। हम देखते क्या है कि जो मुखिया होता था वो एक रेक्टेंगुलर घर में रहता था, आयताकार घर में रहता था, और जो अन्य लोग होते थे वो एक राउंड हट्स में रहते थे। तो ये जो हायरार्की है, सेटलमेंट हायरार्की जिसको बोलते हैं, जिसको सामाजिक असमानता भी बोल सकते हैं, वो हमें जॉर्वे से देखने को मिलती है। अब यहाँ हम जॉर्वे की पॉटरी और ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे। पॉटरी और ऑर्नामेंट्स, जब हम पॉटरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जॉर्वे से हमें डायग्नोस्टिक पॉटरी मिली है। इस डायग्नोस्टिक पॉटरी में हम देखते हैं कि जो रेड कलर का उसका बेस है, लाल तल पर ब्लैक डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन हैं, जो चाक से बने हुए बर्तन हैं, रेड बेस पर ब्लैक डिजाइन से। हाथ से बने हुए टोटी वाले लाल रंग के लेप वाले बर्तन जो हैं वो जॉर्वे कल्चर के इम्पोर्टेंट सबसे पॉटरी रही है। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स
सिर्फ और सिर्फ जॉर्वे कल्चर से ही मिलते हैं। गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कहीं से भी हमें देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जॉर्वे कल्चर की डेड बरियल के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि उस टाइम पे क्या था कि जॉर्वे कल्चर जो था उसमें महाराष्ट्र में लोग क्या करते थे कि जिस व्यक्ति की मौत हो जाती थी उसको अस्थि कलश में रख के घर के नीचे ही फर्श में नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन होता था उसमें धंसा देते थे। और साथ ही साथ वो कुछ बर्तन और कुछ कॉपर आइटम्स जो थे वो भी उसकी कब्र में धंसाया करते थे। ये चीज हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ हमें जॉर्वे कल्चर में ही मिलता है देखने को। जॉर्वे कल्चर में हम देखते हैं कि जो मृतक होते थे उनके उनको अस्थि कलश में रख के घर के नीचे ही फर्श में नॉर्थ और जो साउथ का डायरेक्शन है उसमें धंसा देते थे। पश्चिमी भारत में कंप्लीट बरियल हुआ करता था और जबकि जो हमारा पूर्वी भारत है वहां पे पार्शियल बरियल हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि जो जॉर्वे कल्चर हमारा रहा है उसका एग्जिस्टेंस का जो टाइम पीरियड रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो चालकोलिथिक कल्चर था वो 1200 बीसी में वैनिश हो गया, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, ये हम देखते हैं। लेकिन हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा जॉर्वे कल्चर रहा है, जो जॉर्वे कल्चर रहा है वो 700 बीसी तक चलता रहा। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो जॉर्वे कल्चर है वो सबसे लंबे टाइम तक जीवित रहने वाला कल्चर है। इसका जो ड्यूरेशन रहा है वो सबसे लंबा रहा है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक जॉर्वे कल्चर रही है। अब इसके बाद हम कुछ मेजर जो साइट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है वो गोदावरी नदी वैली में या जिसको गोदावरी वैली भी कहते हैं वहाँ पे स्थित है। 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, 20 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे यानी हम दैमाबाद की बात कर रहे हैं, दैमाबाद में 4000 लोग रहा करते थे। और ये एक फोर्टिफाइड था चारों ओर से। दैमाबाद चारों तरफ से पत्थर की जो कच्ची दीवार थी उससे फोर्टिफाइड था। इसकी खोज 1958 में बीपी बोपार्डिकर ने की और इसके एक्सकेवेशन का काम एम एन देश पांडे ने किया 1958-59 में। एस आर राव ने किया 1974-75 में और एस ए अली ने 1975 से 79 तक किया। दैमाबाद से हमें कुछ चिकित्सा के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि दैमाबाद से हमें हड्डियों में जो बच्चों में एक रोग हो जाया करता था उसके भी एविडेंस मिले हैं, स्कर्वी। दैमाबाद से ही हमें स्कर्वी जो छोटे बच्चों में ये जो रोग हो जाता था उसके साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद से हमें ब्रॉन्ज चैरियट फाउंड हुआ है, यानी कि कांसे का रथ मिला है। ये जो कांसे का रथ मिला है इसमें दो बैल जुते हुए हैं और इसको एक नेकेड ह्यूमन फिगर है जो कि इसे चला रहा है। एक नेकेड ह्यूमन फिगर है जो इस रथ को चला रहा है। ये रथ कांसे का है। दैमाबाद से ये सारी चीजें हमें मिली हैं जिसमें दो बैल जुते हुए हैं। दैमाबाद से हमें एक ऐसा घर मिला है जो सेमी सर्कुलर टेम्पल जिसको कहा गया है, अर्धवृत्ताकार मंदिर या सेमी सर्कुलर टेम्पल कहा गया है। यहाँ से स्टोन लिंगा मिला हुआ है और उसके साथ ही साथ एक जार मिला है जिसमें टोटी लगी हुई है या जिसे हम नल बोलते हैं, वैसा एक स्पाउटेड जार मिला है। कॉपर बुल मिला है, तांबे का सांड, गैंडा, हाथी
ये सारे हमें दैमाबाद से मिले हैं। दैमाबाद सबसे ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि वहां पे जो ब्रॉन्ज है उससे बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं हमें दैमाबाद से मिलती हैं, इसीलिए दैमाबाद सबसे ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम इनाम गांव की बात करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्सकेवेशन कब हुआ, किसने कराया, ये सारी चीजें देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। इनाम गांव जो है वो चालकोलिथिक एरा की एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी, जो कि पुणे पुणे महाराष्ट्र में, और ये फोर्टिफाइड है, किलेबंद है और खाई से भी घिरी हुई है। फोर्टिफाइड है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि हमें सरदार वाली व्यवस्था या सरदार वाली सिस्टम जो था वो देखने को मिलता है, और 2 टियर सेटलमेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द्विस्तरीय बस्ती के अवशेष वहां से मिले हुए हैं। इनाम गांव के एक्सकेवेशन की अगर बात करें तो व्यापक तौर पे ये किया एच डी सांकलिया ने, एम के धवलीकर ने और जेड डी अंसारी ने। इन तीनों ने मिलकर इनाम गांव का एक्सकेवेशन किया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनाम गांव के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इनाम गांव से हमें सर्कुलर पिट हाउस मिला है, जिसे गोलाकार गड्ढे वाले घर कहते हैं। ये सर्कुलर पिट हाउस मिला है, ओवन मिला है, भट्टी, और हमको मिलता है वहां से ग्रैनरी, ग्रैनरी के एविडेंसेस मिलते हैं, और चीफ के हाउस यानी मुखिया के मकान का एविडेंस मिलता है। इनाम गांव से हमें एक गॉडेस फिगर जो है उसका टेराकोटा मिला हुआ है, जिससे ये कहा जा सकता है कि जो चालकोलिथिक टाइम के लोग थे वो गॉडेस जो थी उनकी पूजा किया करते थे, उनको वर्शिप करते थे। अब बरियल की बात करते हैं तो इनाम गांव से हमें एक एडल्ट आदमी की बरियल मिली है, जो कि पॉटरी पॉटरी के साथ साथ कुछ कॉपर पॉट्स के साथ साथ उसको दफनाया गया है। ये हमें इनाम गांव से मिलता है। और डॉग मीट के एविडेंस भी यहाँ से मिले हैं। डॉग मीट के एविडेंस भी यहाँ से मिले हैं। कुत्ते का मांस खाने के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाल्की जो कि पुणे में है, वाल्की जो कि पुणे में है, वो इनाम गांव की सैटेलाइट साइट थी। इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती थी वाल्की, जो कि पुणे में स्थित है। और वाल्की से जो हमें साक्ष्य मिलता है उससे ये पता चलता है कि हड्डी से बने जो प्लॉ शेयर थे, बोन के जो प्लॉ शेयर्स थे, हड्डी से बने फाल जिसे कहते हैं वो, और सीड ड्रिल्स का यूज यहाँ पे किया जाता था। सीड ड्रिल्स जिसका यूज बीज डालने के लिए किया जाता था। फिर इसके बाद कुछ और साइट्स की बात करते हैं जिसमें नेवासा और चंदोली है। तो हम अगर अहमदनगर में देखें, एमपी में स्थित है ये नेवासा, एमपी, अहमदनगर एमपी में। इसकी खोज एम एन देश पांडे ने की और इसका एक्सकेवेशन जो था वो एच डी सांकलिया ने किया। नेवासा में हमें पटसन, मोटे रेशम के धागे, सिल्क थ्रेड्स जिसे बोलते हैं, कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना, कुल्हाड़ी ही नहीं सिर्फ कुल्हाड़ी बनाने का पूरा कारखाना, और कुछ मदर गॉडेसेस की मूर्तियां मिली हैं। फिर पुणे में जो चंदोली हमारी साइट है वहां से हमें मिला है कॉपर की छेनियां, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा। ये सारी चीजें हमें चंदोली से मिली है। चंदोली पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। जो चालकोलिथिक साइट्स हैं अगर उनकी बात करी जाए क्रोनोलॉजिकली तो हम देखेंगे कि भारत में बहुत सारी चालकोलिथिक साइट्स हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो प्री हड़प्पन है,
कुछ हड़प्पा के टाइम पीरियड की हैं जो साथ साथ चला करती थी, हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी हैं, और कुछ जो है वो लेटर हड़प्पन हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाल कल्चर की। नाल कल्चर को 1925 में एच हरग्रीव्स ने बलूचिस्तान पाकिस्तान में खोजा। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है इस समय, और इसका जो एक्सकेवेशन हुआ वो हुआ 1929 में। यहाँ के जो घर होते थे वो गोल पत्थरों से या आसपास की जो पहाड़ियां होती थी उनके काटे गए बड़े जो पत्थर होते थे उससे बनाए जाते थे। यहाँ पे हमें एक इन्फेंट बरियल मिला है, और हमें ये देखने को मिलता है कि जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो यहाँ पे प्रेजेंट था नाल कल्चर में। अब इसके बाद कुल्ली कल्चर की बात करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 2500 से लेकर के 2000 बीसी तक। कुल्ली कल्चर भी हमारा जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इसका नामकरण करा ऑरेल स्टीन ने, और ऑरेल स्टीन ने इसे खोजा भी था। हम देखते हैं कुल्ली में हमें मल्टीपल रूम वाले घर मिलते हैं, और यहाँ से हमें क्रीमेशन के एविडेंस मिले हैं, शवदाह का साक्ष्य मिला है, क्रीमेशन के एविडेंस मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेप्ड हाउसेस मिले हैं, यानी कि सीढ़ीदार घर मिले हैं, मातृदेवी और 2 सील्स मिली हैं, और उसके साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, स्टेप्ड प्लेटफॉर्म, सीढ़ीदार चबूतरे। फिर आगे बढ़ते हैं, सोथी और सिसवल कल्चर की बात करेंगे यहाँ पे। इसका जो एक्सकेवेशन है वो 1950 to 53 में अमलानंद घोष के लीडरशिप में हुआ। अमलानंद घोष ने इसका एक्सकेवेशन किया बीकानेर वाले रीजन में। अमलानंद घोष ने इसे इंडस कल्चर का ऊपरी स्तर बताया है, और डीपी अग्रवाल और ऑलचिन जो हैं वो इसे सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप मानते हैं। हिसार ये जो हरियाणा में है, वहाँ का जो सिसवल गांव है वो चालकोलिथिक है, और इन दोनों को मिलाकर के साथ में सोथी सिसवल कल्चर बोलते हैं। सोथी सिसवल कल्चर कहा जाता है इसको। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं चालकोलिथिक के बारे में, उस पर हम अपना फोकस करते हैं। प्राक हड़प्पन कल्चर में अगर हम देखें तो राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में जो हमारा बनवाली है वो दोनों कंप्लीटली चालकोलिथिक हैं। सिंधु में कोट दीजी ये भी चालकोलिथिक है। चालकोलिथिक में BRW जो थे, BRW यानी कि ब्लैक रेड बेयर, वो सबसे ज्यादा प्रचलित थे। जबकि अगर हम हड़प्पा कल्चर की बात करें तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा OCP जो हुआ करता था वो सबसे ज्यादा फेमस था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पेंटेड पॉटरी हुआ करती थी, जिसको चित्रित मृदभांड बोलते हैं, जो पेंटेड पॉटरी होती थी वो सबसे पहले चालकोलिथिक में उसका यूज सबसे पहले शुरू हुआ। और चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे पकी ईंटों का यूज नहीं हुआ। चालकोलिथिक के टाइम पे टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाना, मेटलर्जी और पॉटरी वगैरह हो गया, फिर जो हमारे कॉपर के टूल्स थे, कॉपर टूल्स, ये सब चीज में महारत हासिल हो गई थी लोगों को। उस टाइम के जो लोग थे इन सारे कलाओं में निपुण हो गए थे, लेकिन इलिटरेट थे वो, पढ़ना लिखना उन लोगों को उस टाइम तक नहीं आया था।
लेखन कला जो होती है उससे वो लोग अनभिज्ञ थे। अब और जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चालकोलिथिक से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। सबसे पहले चालकोलिथिक एरा के जो लोग थे उन्होंने ही पेनिनसुलर इंडिया में गांवों को बसाया और उसके बाद जो वहाँ की सोसाइटी थी उसका निर्माण किया। इसी टाइम पीरियड में यानी कि चालकोलिथिक जो एज था हमारा, चालकोलिथिक एरा में ही जो मॉडर्न इंडियन रूरल फाउंडेशन जो हुआ वो इसी टाइम पीरियड पे रखा गया था। भारतीय जो ग्रामीण समाज थी उसकी नींव इस चालकोलिथिक एरा में ही रखी गई। और हम देखते हैं कि चालकोलिथिक एरा के जो लोग थे वो जानवरों को पालते थे। वो दूध के लिए नहीं पालते थे, वो उनके मांस के लिए पालते थे। उसमें से हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर के एविडेंसेस मिले हैं और साथ ही साथ कैमल के भी एविडेंस मिले हैं। कैमल यानी कि ऊंट के भी एविडेंस हमें मिले हैं। आयरन टूल्स की भारी कमी हुआ करती थी चालकोलिथिक फेज में। इस वजह से हम देखते हैं कि जो चालकोलिथिक एरा के जो लोग थे वो बहुत इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं कर पाए, बहुत डेवलप्ड कृषि वो लोग नहीं कर सके। इसके वजह से क्या हुआ कि खाने में उनके भोजन और पोषण की कमी हो गई, जिसके वजह से वो लोग माल न्यूट्रिश रहे। और उस यही कारण था कि वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो काफी ज्यादा था, जो बाल मृत्यु दर थी वो बहुत हाई थी। चालकोलिथिक जो साइट्स हैं उसके डिक्लाइन का रीजन ये बताया गया कि बारिश की काफी कमी हो गई जिससे कि सूखा पड़ गया। और यही कारण है कि जो चालकोलिथिक साइट्स रही हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। पांडु राजा डीबी, ये जो है पांडु राजा डीबी, ये बंगाल में सबसे पहले खोजा गया चालकोलिथिक साइट है। इसका एक्सकेवेशन 1954 से 57 तक बीबी लाल ने करवाया। अब इसके बाद हम ओसीपी कल्चर की बात करेंगे। ओसीपी का फुल फॉर्म होता है ऑकर कलर्ड पॉटरी, कलर्ड पॉटरी कल्चर, जिसे हम गैरिक मृदभांड कहते हैं। ये जो पॉटरी होते हैं इन्हें हम अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि पुरातत्व की वर्णमाला। पॉटरी की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले बताने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं उनका नाम है फ्लिंडर्स पेट्री। इन्होंने ही सबसे पहले अलग अलग टाइम पीरियड में जो पॉटरीज हुई हैं उनके इम्पोर्टेंस को बताया है। ओसीपी की खोज सबसे पहले 1949 और 1950 में बीबी लाल ने गंगा वैली में करी, जो कि आपकी बदायूं और बिजनौर में थी। ओसीपी कल्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हस्तिनापुर के एक्सकेवेशन से इसका नाम ओसीपी पड़ा। और ओसीपी जो है हमारा वो चालकोलिथिक टाइम पीरियड से लेकर के हड़प्पन काल तक हम देखते हैं कि ये जो ओसीपी था ये चालकोलिथिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉटरी हुआ करता था। ओसीपी जो था वो चालकोलिथिक का बहुत इम्पोर्टेंट पॉटरी हुआ करता था। लेकिन चालकोलिथिक के टाइम पर सबसे ज्यादा जो फेमस था वो BRW था, ब्लैक रेडवेयर। ओसीपी जो रहा है हमारा उसको मेच्योर और पोस्ट हड़प्पन पीरियड का माना जाता है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति या लेटर हड़प्पा कल्चर के समय का माना जाता है। राजस्थान में ओसीपी हमको नो जो भरतपुर है या जोधपुरा जयपुर से मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे BRW के बारे में।
बीआरडब्ल्यू सबसे पहले 1960 का जो डेकेड था उसमें अतरंजी खेड़ा यूपी में है, वहां के एक्सकेवेशन से इस कल्चर का पता चलता है। अथर्ववेद में इसे ही कृष्ण लोहित कहा गया है। कृष्ण लोहित, अथर्ववेद में बीआरडब्ल्यू को कृष्ण लोहित कहा गया है। ब्लैक रेड वेयर, ये जो ब्लैक रेड वेयर था बीआरडब्ल्यू, इसको आर्यों का पॉटरी भी कहा जाता है, यानी कि पॉटरी ऑफ आर्यंस, पॉटरी ऑफ आर्यंस बीआरडब्ल्यू को ऐसा कहा गया है, और अथर्ववेद में इसे कृष्ण लोहित कहा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वन लाइनर्स में इसमें क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। बीआरडब्ल्यू जो था उसे ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के बीच का माना जाता है, यानी कि ऑकर कलर्ड पॉटरी और पेंटेड ग्रे वेयर के बीच का माना जाता है बीआरडब्ल्यू को, ब्लैक रेड वेयर को। ब्लैक रेड वेयर जो है वो हड़प्पन टाइम पीरियड में भी पाया जाता था, हड़प्पन कल्चर में भी पाया जाता था, लेकिन इसे कंप्लीटली हड़प्पन कल्चर का पॉटरी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हड़प्पन कल्चर की जो पॉटरी है वो मेनली लाल या गुलाबी है, जिसपे ब्लैक जो कलर है उससे आकृतियां बनाई गई हुई हैं, उससे आकृतियों को डिजाइन करा हुआ है। जबकि बीआरडब्ल्यू में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसे हड़प्पन कल्चर का नहीं माना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीआरडब्ल्यू की कुछ टेक्निक्स और हिस्टोरिक उसका जो रेफरेंस रहा है। बीआरडब्ल्यू को उलट कर तपाने की विधि कहा जाता है, या जिसको उल्टी तपाई विधि भी कहते हैं। इसी को इजिप्शियन टेक्निक कहा जाता है। इजिप्शियन टेक्निक से बीआरडब्ल्यू को बनाया जाता था। हिस्टोरियन आर एस शर्मा के अकॉर्डिंग अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में जिस सदा नीरा नदी के पूर्व क्षेत्र का मेंशन किया गया है वो बीआरडब्ल्यू से ही रिलेटेड है, वो बीआरडब्ल्यू से ही संबंधित है, ब्लैक रेड वेयर से ही रिलेटेड है। सेंट्रल इंडिया में अगर देखा जाए तो बीआरडब्ल्यू का टाइम पीरियड 1500 से 500 बीसी, गुजरात का जो रीजन है उसमें देखा जाए तो 2000 से 1500 बीसी, और जो साउथ इंडिया है उसमें 1000 से लेकर के 100 बीसी तक का है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पीजीडब्ल्यू कल्चर की। पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। इसकी खोज सबसे पहले बीबी लाल ने अहिछत्रपुर, जो कि बरेली में है उत्तर प्रदेश में, वहां पे इसकी खोज की। लेकिन इसकी पूरी जानकारी हस्तिनापुर के एक्सकेवेशन से 1954-55 में मिलती है। हस्तिनापुर इकलौती ऐसी साइट है जहां जब हम पीजीडब्ल्यू कल्चर की बात करते हैं तब तब हस्तिनापुर इकलौती गंगा यमुना में स्थित इकलौती ऐसी साइट है जहां से आयरन टूल्स नहीं मिले हैं, आयरन टूल्स नहीं मिले हैं। और इसके अलावा जितनी भी साइट है वहां पे आयरन टूल्स और साथ ही साथ कॉपर टूल्स जो है वो भी मिले हैं। पीजीडब्ल्यू जो था वो लेटर वैदिक और महाभारत पीरियड का है, और पीजीडब्ल्यू का सबसे पहले यूज चालकोलिथिक लोगों ने ही किया था, और पीजीडब्ल्यू का यूज आयरन एज में भी होता रहा है। जखेड़ा जो साइट है उत्तर प्रदेश में, वहां से हमें पीजीडब्ल्यू पॉटरी और पॉटरी के साथ साथ आयरन टूल्स भी मिलते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम अभी सबसे पहले बात करते हैं अतरंजी खेड़ा के बारे में। अतरंजी खेड़ा एक लेटर वैदिक साइट है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में
आयरन टूल्स हमें मिले हैं। अतरंजी खेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक है अतरंजी खेड़ा। यहाँ पे हमें मिला है आयरन टूल्स, और आयरन टूल्स काफी भारी मात्रा में मिले हैं, और यहाँ से सीधे क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा ही बनते रहे हैं। अतरंजी खेड़ा गंगा की जो सहायक काली नदी है उसके तट पर है, और यहाँ से हमें 7 कल्चरल लेवल्स के एविडेंस मिलते हैं। 7 कल्चरल लेवल के एविडेंस यहाँ से हमें मिले हैं। इसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट साइट है वो देख लेते हैं, जैसे कि हरियाणा में हमारी एक साइट है भगवानपुरा, पंजाब में रोपड़, संघोल, यूपी में आलमगीरपुर, हुलास, मथुरा, थापली, फिर उसके बाद बिहार में वैशाली, और कश्मीर में मांडा। ये जो है ये सब हमारी पीजीडब्ल्यू इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अब पीजीडब्ल्यू के बाद हम बात करेंगे एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये जो था ये हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। इसके टाइम पीरियड की अगर बात करी जाए तो 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो महाजनपद का टाइम पीरियड है, बुद्ध काल जो है, मौर्य काल जो है, ये उससे रिलेटेड है। और निश्चित रूप से ये जो एनबीपीडब्ल्यू रहा है ये आयरन के साथ इसका लिंक रहा है, और यही आगे चलकर सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है, द्वितीय नगरीकरण जिसको हम बोलते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाता है। एनबीपीडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एनबीपीडब्ल्यू जो है वो सबसे पहले हमें तक्षशिला से मिलता है, और ये जो पॉटरी हुआ करती थी इनका ट्रेड भी होता था, इनका व्यापार होता था, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हब था वो था कौशाम्बी। कौशाम्बी सबसे इम्पोर्टेंट इसका हब हुआ करता था, जिसका एक्सकेवेशन किया था जीआर शर्मा ने। जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो भी हमें एनबीपीडब्ल्यू जो साइट्स हैं वहीं से मिलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमको जो रिंग वेल्स जिसको बोलते हैं, घेरदार जो कुएं होते हैं, पकी हुई ईंट और लोहे का जो यूज होता है, ये सारी जो चीजें हैं ये एनबीपीडब्ल्यू के टाइम पीरियड की खास बात है। एनबीपीडब्ल्यू जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एनबीपीडब्ल्यू सभी पॉटरियों में फाइनेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है एनबीपीडब्ल्यू। इसके बाद हम रेड पॉलिश्ड वेयर जो है, रेड पॉलिश्ड वेयर आरपीडब्ल्यू की बात करते हैं। आरपीडब्ल्यू में इतना कुछ खास जानने को है नहीं। आरपीडब्ल्यू जो हमारा है वो लेटर मोर और गुप्ता टाइम, गुप्ता जो पीरियड है उससे रिलेटेड है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये हमारा सेकंड पार्ट था। इस तरीके से ये क्लास हमारी पूरी होती है। आई होप कि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो नोट्स है वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और कोई भी अगर डाउट है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।